हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चों, आपको आइडिया है आपके ओलंपियाड इस बार मतलब जनवरी में ही है? और मतलब लास्ट ईयर वाला ही सिस्टम है ना, कि वो स्टेज 1 2 इकट्ठे। केवीपी का तो नवंबर में ही है ना? हाँ, मैथ्स वाला तो बिल्कुल ही कोई फायदा नहीं है देने का। और इनफैक्ट मतलब केमिस्ट्री वाला भी मतलब स्टेज 2 वाला तो बहुत अजीब ही होता है। हाँ जी, बच्चों क्या डिस्कस करना था हमें आज? अच्छा, वो डिफेक्ट्स वाला। हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 0 के पार्ट। दो ही क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1 बच्चों। 10th का आंसर नहीं आ रहा। हाँ, अरे क्वेश्चन गलत फ्रेम्ड है अगर आप सोचो ध्यान से। मतलब धक्के से आंसर तो निकाल ही दोगे कि यूवी लगा के, बट क्वेश्चन की सेंस नहीं बन रही कि अगर नियर पॉइंट 10 है तो फिर 30 वाली पढ़ ले बुक, क्या दिक्कत है? राइट। ठीक है। हाँ फिर बच्चों बढ़े आगे वेव ऑप्टिक्स में। ये वाला एग्जांपल सबको समझ आ गया था बच्चों? और जो ऊपर हमने जो कुछ भी थ्योरी पढ़ी थी वो सबको क्लियर हो गई रिलेटेड टू वेव फ्रंट्स? ओके। तो अब बच्चों क्या है, जैसे मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा था कि नॉर्मली तो हम मतलब रेस की हेल्प से
समझ लेते हैं हर जगह पे कि वेव फ्रंट्स का बिहेवियर कैसा होगा, राइट। तो स्टिल हम एक बार ये भी समझेंगे कि वेव थ्योरी किस तरीके से एक्सप्लेन करती है प्रोपगेशन ऑफ लाइट को, ठीक है। जैसे रे थ्योरी तो ये कहती है ना कि बस एक पॉइंट सोर्स से, मतलब एक पॉइंट से हर डायरेक्शन में लाइट रेज निकल रही है। अब वेव थ्योरी तो इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, उसको तो कुछ और कंसेप्ट लगाना पड़ेगा एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वेव थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है सारे फिनोमेना को, और मतलब कि लाइट के ट्रैवल करने के फिनोमेना को, और फिर हम ये भी देखेंगे कि कैसे उसके बेसिस पर ही मतलब वेव थ्योरी भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को जस्टिफाई कर देती है, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए वैसे देयर आर डिफरेंट थ्योरीज, बट जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वेव से रिलेटेड, दैट इज नोन एज ह्यूजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। बेसिकली ये प्रिंसिपल ये एक्सप्लेन करेगा कि लाइट वेव फ्रंट्स की फॉर्म में किस तरीके से ट्रैवल करती है, ठीक है। तो ये हेडिंग दो, हम इसके मतलब एक तरह से बच्चों पोस्टुलेट्स लिखेंगे। तो बच्चों इसके पोस्टुलेट्स में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये आता है बच्चों कि जैसे हम लाइट रेज के लिए क्या बोलते हैं कि एक पॉइंट सोर्स जो है वो हर डायरेक्शन में लाइट रेज एमिट करता है, राइट। तो ह्यूजेंस प्रिंसिपल कहता है, अब वो रे तो बोल नहीं सकता, तो ह्यूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि एक पॉइंट सोर्स स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट करता है, ठीक है। और ये लॉजिकल लग रहा है, जिस हिसाब से हमने रेज बोला था, तो रेज का वेव फ्रंट तो स्फेरिकल सरफेस ही बनेगी। तो ये इसका पहला पॉइंट है कि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूसेस स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। ये लिखो बच्चों। ओके, अब बच्चों जैसे हम कहते हैं कि रे जो है वो मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हम वेव फ्रंट के लिए कहते हैं कि ये वेव फ्रंट जो हैं वो एक्सपैंड करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है जी। अब बच्चों इसके आगे थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, मतलब जो थोड़ा बात समझने वाली है। ह्यूजेंस थ्योरी बच्चों अब ये कहती है कि ये जो आपका वेव फ्रंट बन गया किसी भी इंस्टेंट पे, है ना, मतलब इस थ्योरी के हिसाब से तो ये हुआ ना कि वेव फ्रंट बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो अब ह्यूजेंस थ्योरी ये कहती है कि अगर आप किसी भी इंस्टेंट पे अपने वेव फ्रंट को लो, तो उस वेव फ्रंट के ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट लें तो वो फर्दर एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करता है, और वो अपने फर्दर वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर से एक पॉइंट सोर्स जो है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस कर रहा है।
अब स्फेरिकल वेवफ्रंट का हर पॉइंट फर्दर एक तरीके से पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है और वो फर्दर स्फेरिकल वेवफ्रंट्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इनको हम बोल देते हैं एज सेकेंडरी वेवफ्रंट्स। ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो ये थर्ड पॉइंट लिखो बच्चों। तो ये जो सेकेंडरी वेवफ्रंट्स होते हैं बच्चों, इनको हम कहते हैं वेवलेट्स। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं एक एग्जांपल से भी आपको समझाता हूँ। देखो, अ, जैसे बच्चों मान लो सबसे पहले हमने एक पॉइंट सोर्स लिया, लेट से एस। तो पॉइंट वन क्या कह रहा है, पॉइंट वन टू, कि भाई इसने स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस किया। ठीक है जी। तो मान लो किसी भी इंस्टेंट पे ये हमारा वेव फ्रंट बन गया। ठीक है जी। तो लेट अस से, मतलब मैंने यहीं से ऑब्जर्व करना शुरू किया था, बन तो कब से ही रहे होंगे, मैंने यहीं से ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो लेट से मैंने इसको बोल दिया एज टी इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये बात आप समझ रहे हो, कोई टी इक्वल टू जीरो ये जरूरी तो नहीं है ना कि वही वाला इंस्टेंट हो जब वेव फ्रंट मतलब बिल्कुल एस पे ही होगा। टी इक्वल टू जीरो तो मतलब है जब मैंने वेव फ्रंट को देखना शुरू किया। तो बच्चों पॉइंट थ्री क्या कहता है, पॉइंट थ्री कहता है कि भाई ये जो आपका वेव फ्रंट बन गया, इसके ऊपर हर पॉइंट फर्दर एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, और वो अपना वेव फ्रंट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, मतलब ये t इक्वल टू जीरो के बाद अगर हम कुछ टाइम माने कि निकल गया, ठीक है, तो हम तब की बात कर रहे हैं कि तब तक ऐसे इस वाइट स्फीयर के ऊपर हर पॉइंट ने अपने रेड स्फीयर्स बना दिए होंगे। और बच्चों ये हर
रेड स्फीयर का अगर हम रेडियस सोचें तो वो C/T हो गया होगा। ये बात समझ आ गई बच्चों? तो ये रेड वाले हैं क्या? दीज आर वेवलेट्स। तो यहां तक बच्चों फिगर समझ आ गया? तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इसकी थ्योरी का कि अब अगर मैं एक ऐसी सरफेस बना दूं जो ये सारे वेवलेट्स को एनवेलप कर रही है, इनको इनक्लोज कर रही है, ठीक है, मतलब दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। एक मिनट इसको अलग से बना। ये भी फिगर बनाना मतलब उल्टा बनाना तो आसान होता है, सीधा मुश्किल से बनता है। लाइक दिस। ऐसे एक बच्चों ब्लू सरफेस बन जाएगी जो इन सारे रेड सरफेसेस को इनक्लोज कर रही होगी। तो दिस इज योर न्यू वेव फ्रंट। तो ये T=T पे जो वेव फ्रंट है वो आ गया। तो बच्चों आप एक बात समझो कि जो वेवलेट थे, वेवलेट तो सिर्फ एक इंटरमीडिएट स्टेप है, ठीक है। वेवलेट का कोई काम नहीं होता। वेवलेट इज जस्ट एन इंटरमीडिएट स्टेप टू क्रिएट द न्यू वेव फ्रंट। आप यहाँ पे ये भी कह सकते थे कि सर इसमें आपने क्या खास बड़ी बात की कि जो स्फीयर है उसी को तो एक्सपैंड किया है, उसका रेडियस CT से बढ़ा दिया, है ना, जो ब्लैक स्फीयर है। बट क्या होगा कि मतलब अगर हम सिर्फ पॉइंट सोर्स ले रहे हैं तब तो ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत मतलब अननेसेसरी एक्सरसाइज की है। बट और कॉम्प्लेक्स केसेस में ये अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है, हमें जरूरत नहीं पड़ती। बट हमें ये पता होना चाहिए कि मतलब ये मतलब लॉजिक है क्या, थ्योरी है क्या, कि कैसे वेव फ्रंट्स बनते हैं। ठीक है, तो मतलब आप ये बात याद रख सकते हो। टेक्निक क्या है कि अगर आपको किसी भी इंस्टेंट पे वेव फ्रंट दिया हुआ है, राइट, तो आप क्या करोगे, उस वेव फ्रंट के ऊपर बहुत सारे स्पीयर्स बनाओगे और उन सारे स्पीयर्स को इनक्लोज करते हुए एक सरफेस बना दोगे जिसको हम कहते हैं एज द न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये हमारा बन गया फोर्थ पॉइंट कि द सरफेस विच एनवेलप्स ऑल द वेवलेट्स गिव्स द शेप ऑफ द न्यू वेव।
कर लिया ड्रॉ बच्चों? ओके। तो बच्चों ये प्रोसेस फर्दर चलता रहेगा। मतलब अब आपने मान लो ब्लू वाला वेव फ्रंट बना लिया, टी इक्वल टू टी वाला। अगर अब आपने उससे अगला वेव फ्रंट बनाना है किसी और टाइम टी डैश के लिए, तो आपको फिर ब्लू वाले वेव फ्रंट के लिए वही सारा कुछ करना पड़ेगा जो हमने व्हाइट के लिए किया, और इस तरीके से आपके आगे वेव फ्रंट्स आते जाएंगे। राइट? तो ये बच्चों अभी ये फिगर मतलब वही प्रॉपर फिगर है, अभी फिगर मत बनाओ। अब मतलब फिफ्थ पॉइंट लिखो कि every point on new wavefront will further act as a source of light and the process continues. लिखते हैं बच्चों फिफ्थ पॉइंट। अब अब बच्चों एक बार ये जो फिफ्थ पॉइंट के ऊपर वाला फिगर है इसको देखो दोबारा। तो एक बात बच्चों समझे हम कि जिस तरीके से हमने लिखा है ना, जो हमने कहा है कि नया वेव फ्रंट कैसे बनेगा, वेवलेट्स को इनक्लोज करती हुई सरफेस अगर हम बनाएं, ठीक है? तो क्या उसके हिसाब से बच्चों ये जो ग्रीन वाला मैंने बनाया हुआ है वेव फ्रंट, वो भी बन सकता था ब्लू की जगह? बोलो भाई। मतलब जो पॉइंट्स लिखे हैं उसके हिसाब से तो बन सकता था। हमने तो यही कहा है कि भाई सारी सरफेसेस को टच करते हुए एक नई सरफेस बना दो, सारे वेवलेट्स को टच करते हुए। राइट? तो ये पॉइंट बच्चों ह्यूजन की थ्योरी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि वो आगे वाले वेव फ्रंट्स को तो एक्सप्लेन कर पा रहा था और वो लॉजिकली भी समझ आता है कि हाँ लाइट आगे को जा रही है। उसकी थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी कि ये जो पीछे को भी वेव फ्रंट बनेंगे उसका क्या। भी लाइट तो पता है कि आगे को ट्रैवल करती है, ठीक है? तो दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ ह्यूजेंस थ्योरी कि वो बैक साइड वाले वेव फ्रंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि भाई वो क्या चीज है। ठीक है? प्रॉब्लम समझ आ रही है बच्चों? देखो फिर से वही बात है कि अगर तो हम ये हमें पता है कि हाँ लाइट बाहर को ट्रैवल करती है, फिर तो वो मान के तो ऐसा लगता है कि वेव फ्रंट एक्सपैंड कर रहा है। बट अगर हमें लाइट का कुछ रे यूज ही नहीं करना, सिर्फ वेव फ्रंट्स की टर्म्स में ही एक्सप्लेन करना है, फिर तो बात ये आएगी ना कि वेव फ्रंट्स तो हर तरफ ही बनेंगे।
तो बच्चों ह्यूजन ये पॉइंट को एक्सप्लेन तो नहीं कर पा रहा था, तो उसने कहा कि मतलब मतलब फॉरवर्ड वालों से अपना काम चल भी रहा था, तो बस उसने कह दिया कि चलो ऐसा कर लो कि बस बैक साइड वालों को इग्नोर कर दो। ठीक है, आप ये कह दो कि जो पीछे की तरफ बन रहे हैं उनका 0 एम्पलीट्यूड है। ठीक है। नहीं, हमें मेजर माइनर नहीं कहना चाहिए, वो थोड़ा गलत हो जाएगा कि हम कहें कि एक मेजर प्रोडक्ट और एक माइनर, क्योंकि वो तो हम तब कहते हैं ना कि भी एक ज्यादा बना है और एक कम बना है, यहाँ तो दोनों इक्वल बनेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ तो हमने धक्के से ही उसको इग्नोर मारना है बस। हाँ, हाँ जी बच्चों, लिख लिया? ये समझ आ गई ह्यूजेंस थ्योरी? ठीक है। तो बच्चों फॉर जेई एडवांस्ड, मतलब ये ना क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, मतलब उन्होंने जनरल क्वेश्चंस तो पूछे हैं शेप ऑफ वेव फ्रंट एक्सेट्रा पे, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आज तक कभी पूछा गया कि मतलब कि एक वेव फ्रंट दिया हुआ है और एक नया वेव फ्रंट बनाओ ह्यूजन थ्योरी को यूज करके। ठीक है, तो ये माइंड में रखना। ओके, तो आगे बच्चों अब हम देखते हैं, मतलब नाउ टू वैलिडेट दिस थ्योरी, अब हम देखते हैं कि क्या ह्यूजन की थ्योरी से हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन जो हैं, क्या हम उनको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब थ्योरेटिकल प्रूफ्स हैं जो मतलब आपको स्कूल के लिए मतलब आ सकते हैं, और इससे चलो थोड़ा सा हमारे को ये भी क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे वेव फ्रंट्स बनाते हैं। तो बच्चों पहला आ जाएगा अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, हम इसको अब ह्यूजन थ्योरी से प्रूव करेंगे। ठीक है, मतलब अगर हम सोचें कि रे थ्योरी से तो हम उसको एनीवेज प्रूव कर भी नहीं सकते है ना, बट ह्यूजन थ्योरी से हम निकाल लेते हैं कि हाँ ऐसा है। तो इसको दोबारा ही बनाते हैं फिगर स्टेप बाय स्टेप। तो बच्चों एज ऑलवेज हम तो रेस की हेल्प लेते ही हैं। तो जो मान लो ये एक बाउंड्री है जिसके एक तरफ n1 है और एक तरफ n2 है, एंड जस्ट फॉर दिस केस लेट्स अज्यूम कि n2 इज ग्रेटर देन n1, ऑल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम बच्चों मानते हैं कि इसके ऊपर एक
मतलब रेज इंसिडेंट है एट सम एंगल थीटा और सम एंगल आई। ठीक है जी। तो जैसे अगर ये पैरेलल रेज है तो इनका वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेन होगा, राइट? तो मैं बच्चों, वैसे तो मैं मतलब किसी भी इंस्टेंट पे बना सकता हूँ वेव फ्रंट। मैं स्पेसिफिकली ये वाला वेव फ्रंट बनाता हूँ, ब्लू वाला, क्योंकि आप ये सोच सकते हो बच्चों कि ये ब्लू वाले वेव फ्रंट के आगे से ही थोड़े से पंगे पड़ने शुरू होंगे ना। तो जब मान लेते हैं कि ये वाला जो मतलब इन पॉइंट्स को हम मार्क कर देते हैं ए एंड बी। ठीक है, मैं इसको बच्चों अपना इंस्टेंट लेता हूँ। बच्चों ह्यूजन थ्योरी अप्लाई करते हैं हम। तो ह्यूजन थ्योरी के हिसाब से अब ऐसा है कि भाई अब ए पे एक नया वेवलेट बनना शुरू हो गया, बी पे दूसरा वेवलेट बनना शुरू हो गया। ठीक है जी। तो तो बच्चों इमेजिन करो कि ए पे एक स्फीयर है जो एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली बी पर एक स्फीयर है जो एक्सपैंड करता जा रहा है। बच्चों जो ए पे स्फीयर बन रहा है और उसका जो पार्ट नीचे है N2 मीडियम में है, वो स्फीयर किस रेट पे एक्सपैंड कर रहा होगा, किस स्पीड पे एक्सपैंड कर रहा होगा? मतलब उसकी क्या स्पीड होगी इन टर्म्स ऑफ जो हमने वेरिएबल्स लिखे हुए हैं? गुरसाहिल शुक्र मना लो कि आज ऑनलाइन क्लास थी, नहीं तो लात पड़ती तुम्हारे। इसमें क्या मुश्किल है? N2 मीडियम में क्या स्पीड होगी? C/N2, राइट? तो बच्चों व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि भाई जो स्फीयर तो ए पे बन रहा है, जो वेवलेट ए पे बन रहा है, ठीक है, वो तो एक्सपैंड कर रहा है विद द स्पीड ऑफ C/N2। एंड सिमिलरली जो स्फीयर बी पे बन रहा है ऐसे, वो एक्सपैंड कर रहा है विद द स्पीड ऑफ C/N1। यहां तक समझ आ गया बच्चों? तो बच्चों मतलब हमारा पहला टाइम जो t = 0 टाइम है, वो है जब ये ब्लू वाला वेव फ्रंट बना हुआ था,
और हमारा बच्चों जो अगला टाइम है वो टाइम है जब बी पे जो वेवलेट था वो मान लो इस बाउंड्री पे पहुंच गया, मतलब मान लो वो सी पे पहुंच गया। क्या बच्चों यहां तक फिगर समझ आ रहा है? ये बच्चों मतलब नीचे वाला पार्ट मत बनाओ, हम बस कह रहे हैं कि जब उसने जस्ट टच किया उस बाउंड्री को। ओके, तो ये बच्चों थोड़ा सा नीचे ये लिख लो, जो अभी हमने कहा कि जो ए पे वेवलेट बना था वो सी बाय एन टू की स्पीड से एक्सपैंड करेगा, जो बी पे बना था वो सी बाय एन वन से एक्सपैंड करेगा। हाँ जी बच्चों, क्लियर सो फार? ओके, तो अब बच्चों हम बनाते हैं नया वेव फ्रंट। ठीक है, किस इंस्टेंट पे? जब वो सी पे पहुंच गया। तो अब नया वेव फ्रंट कैसे बनेगा? अगर अब हम मतलब ये ग्रीन वाली सरफेसेस को इंक्लोज करते हुए एक सरफेस बनाए, ठीक है, तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, क्योंकि मतलब इंक्लोज करने का मतलब क्या है, सबको टच कर रहा हो, मतलब टेंजेंशियल हो। तो अब वो टेंजेंशियल सरफेस कैसे बनेगी कि हम पॉइंट सी से टेंजेंट बनाते हैं ऑन द ग्रीन सरफेस। तो मान लेते हैं कि ये जो टेंजेंट बना ये किसी पॉइंट डी पे बन गया। आया समझ बच्चों फिगर, कैसे हमने पुराना वेव फ्रंट और नया वेव फ्रंट बनाया? अब बच्चों अगर नया वेव फ्रंट आ गया तो क्या हम उससे नई लाइट रेज बना सकते हैं? वो तो बस ये जो ब्लू वाली रेज है उनके परपेंडिकुलर रेड रेज दिखा देते हैं। तो अब
ये वाले एंगल को हम मार्क कर देते हैं आर। आगे समझ बच्चों? ये वही टायर वाली चीज ही हमने किया है ना, बस उसको और मैथमेटिकली पूरा लिख दिया। तो अब बच्चों ये देखना, ये जो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं एबीसी और एडीसी, इनको यूज करके देखो क्या आप स्नेल्स लॉ प्रूव कर सकते हो यहाँ से? अच्छा चलो, उससे पहले एक स्टेप लिख लेते हैं। मतलब जो हमने ऊपर ड्रॉ किया है उसी को लिख लेते हैं। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि जितनी देर में बी वाला वेवलेट सी तक पहुंचा, उतनी देर में ए वाला वेवलेट डी तक पहुंचा, राइट? तो सी डी बन गया हमारा न्यू वेव फ्रंट। ठीक है जी। तो बच्चों अगर मैं कुछ भी टाइम टी अज्यूम कर लूं, तो जो बीसी लेंथ है वो क्या बन जाएगी? सी बाय एन टू इंटू टी, है ना? और ऐसे ही एडी लेंथ क्या बन जाएगी? सी, सॉरी, बीसी लेंथ बन जाएगी सी बाय एन वन इंटू टी, और एडी लेंथ बन जाएगी सी बाय एन टू इंटू टी। करेक्ट? अब बच्चों इस पे जरा स्नेल्स लॉ लगा के देखो क्या बनता है। अब बच्चों हुआ प्रूफ?
सिंपल ही है बच्चों, जब पता ही है हमें क्या प्रूफ करना है तो क्या ही दिक्कत है। राइट बच्चों, समझ आ गया ये? क्या किया है, क्यों किया है? ओके, ऐसे ही बच्चों अब हम प्रूव करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का बच्चों फिगर और सिंपल है, ठीक है? वो बच्चों इस तरह से आपका फिगर बनेगा। देखो इसमें हम क्या कह रहे हैं, लेफ्ट साइड वाली जो रेज है वो इंसिडेंट है, ठीक है? तो हमने ऐसे ही उनका वेव फ्रंट बनाया ए बी, ठीक है? फिर वही कि एक वेव फ्रंट ए से बनना शुरू हो गया, सॉरी वेवलेट ए से बनना शुरू हो गया, दूसरा वेवलेट डी से बनना शुरू हो गया। अब इस केस में तो स्पीड सेम ही है, यहाँ तो कोई मीडियम का चक्कर ही नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि जितनी देर में बी वाला वेवलेट डी पे पहुंच गया, उतनी देर में ए वाला वेवलेट सी पे पहुंच गया। सही बात समझ बच्चों? मतलब फिगर वही है ऊपर वाला, बस आप कह लो कि वो नीचे बना था, ये फिगर ऊपर ही बनेगा, है ना? और इसमें आ, मतलब स्पीड्स अलग भी नहीं हो रही। तो नया वेव फ्रंट सी डी बन गया और हमने उसके हिसाब से रेस बना दी। ये बच्चों फिगर समझ आया? बोलो बच्चों। ओके,
और इसमें हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल वैसे ही लिखना है बच्चों। इसकी बच्चों आज से ना कोई आगे कोई यूजेज नहीं है कि वही कि भाई जितनी देर में बी वाला डी पे पहुंचा, उतनी देर में ए वाला सी पे पहुंचा। तो इसलिए बी डी और ए सी तो इक्वल हो गए क्योंकि स्पीड्स तो सेम ही है। और नया वेव फ्रंट आपका सी डी बन गया। अब ये जो आपके दो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, ए बी डी और ए सी डी। तो उससे आई इक्वल टू आर आ गया। हाँ बच्चों लिख लिया। ठीक है बच्चों, तो इसका कोई खास यूज नहीं आएगा आपको आगे, ठीक है। ये तो मतलब सिंपल बस डेरिवेशन पता होनी चाहिए। मेन जो बात है वो अपने को बस थोड़ा सा जो कंसेप्ट आना चाहिए वो ये है कि अगर वेव फ्रंट्स कहीं पे ड्रॉ करने पड़े, राइट। क्लियर बच्चों।
ठीक है जी। तो नेक्स्ट बच्चों हम आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज इंटरफेरेंस। ठीक है, ये पार्ट बच्चों दिस इज सिमिलर टू, हमने थोड़ा सा ये पार्ट क्लास 11th में किया था, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में। ठीक है, तो उससे ही मिलता जुलता पार्ट है ये। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर हम बात करेंगे, आपको बच्चों इतना याद है कि जब हम वेव्स पढ़ते हैं 11th में, तो हम भी टॉक अबाउट वेरियस केसेस कि जब हम वेव्स को कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, मतलब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स से क्या होता है। एक केस में हम स्टैंडिंग वेव्स बनाते हैं, फिर बीट्स बनाते हैं, फिर हमने वहां पे इंटरफेरेंस की भी बात की थी। ठीक है, मतलब इंटरफेरेंस को हमने इस तरह से पढ़ा था, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। ये हम बिल्कुल उसी कंसेप्ट को रिवाइज करने लगे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम कह क्या रहे हैं कि मान लो भाई कि दो सोर्सेज हैं आपके S1 S2। ठीक है, और उनसे वेव्स किसी पॉइंट P पे पहुंच रही हैं। ठीक है, तो सोर्स S1 से वेव्स ने कुछ x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया P तक पहुंचने के लिए, और सोर्स S2 से वेव्स ने कुछ x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया P तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज कि जो P पे कंबाइंड इफेक्ट होगा S1 और S2 का, हम उसको स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम S1 S2 को बचाओ कोई भी दो इक्वेशंस, मतलब वेव्स की इक्वेशंस दे देते हैं। जैसे S1 को बोल दिया A1 साइन kx1 माइनस ओमेगा टी प्लस फाई वन डैश। ठीक है, S2 को बोल दिया A2 साइन kx2 माइनस ओमेगा टू प्लस फाई टू डैश। ठीक है, तो अभी हम बच्चों प्रूव भी करेंगे, और होगा क्या बेसिकली कि इन दोनों वेव्स को कंबाइन करके पॉइंट पी पर एक नई वेव बन जाएगी, एक डिफरेंट एम्पलीट्यूड की वेव बन जाएगी। तो बच्चों हम वही पुरानी वेव इक्वेशन यूज कर रहे हैं, राइट। और आपको ख्याल होगा कि वेव इक्वेशन में जो पूरे का पूरा एंगल होता है उसको हम फेज कहते हैं। ठीक है, तो उसको मैंने फाई वन फाई टू से डिनोट कर दिया। बच्चों आपको ये समझ आता है कि टाइम टी सेम क्यों लिया हमने।
बताओ मुझे, टाइम टी सेम के लिए। तो बच्चों क्या होता है, मतलब जो थोड़ी सी मिसकंसेप्शन हमें हो जाती है वो ये है कि हमें ऐसा लगता है कि टी टाइम जो है वो वाला टाइम है कि जब S1 से जो वेव है वो पॉइंट P तक पहुंची। तो टी टाइम वो नहीं होता बच्चों। ये जो वेव इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये इक्वेशन ये रिप्रेजेंट कर रही है, बच्चों एक मिनट। तो मैं आपको समझा रहा था कि वेव इक्वेशन का मतलब क्या होता है जब हम लिखते हैं y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये इक्वेशन हमारे को ये बता रही होती है बच्चों कि अगर किसी जगह पर एक वेव ट्रैवल कर रही है एक मीडियम के अंदर, तो वहां पर सोर्स से x1 कोऑर्डिनेट पे किसी भी टाइम t पर किसी पार्टिकल की क्या डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो मतलब टाइम तो चेंज करता जाएगा। तो टाइम चेंज करता जाएगा, आपने मानो x1 फिक्स कर दिया, तो टाइम चेंज करता जाएगा, तो उस टाइम के हिसाब से भी जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है y1 वो चेंज करती जाएगी। राइट? बात समझ रहे हो बच्चों? तो ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना कि वेव कंटिन्यूअसली ट्रैवल कर रही है। तो अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होएगी। ये बात क्लियर है बच्चों सबको? बोलो बच्चों, सिर्फ दो लोगों को ही क्लियर है, बाकी बच्चों डाउट है मैं बताऊं दोबारा?
ठीक है जी। तो अब बच्चों हम पॉइंट P पे रिजल्टेंट वेव की बात कैसे करेंगे? तो वो क्या बन जाएगा? बेसिकली y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक है, तो अगर बच्चों हम ये निकालें, ठीक है, इसको ऐड करने के देयर कैन बी वेरियस मेथड्स। हम फेजर से भी ऐड कर सकते हैं, हम नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी वाले कंसेप्ट से। तो इट टर्न्स आउट कि ये जो वेव बनेगी इट विल बी ऑफ द फॉर्म a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव डैश। ठीक है, जहां पर जो a होगा बच्चों वो वही फेमिलियर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाइव होगा। बच्चों ये सोच पा रहे हो कि ये ऐसा ही क्यों बना रिजल्ट? वही आप सोचो ना, ओमेगा टी तो फेजर की रोटेशन स्पीड ही बताता है ना। तो मतलब प्रैक्टिकली तो ये दो एंगल्स ही है ना, फाई वन फाई टू। तो एक तरह से वही दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ही बनेगा ना a1 a2 के हिसाब से, जैसे हमने अभी AC में किया था। अरे समझ बच्चों, तो जहां पे डेल्टा फाइव क्या होगा बच्चों? फाइव टू माइनस फाइव वन। तो क्योंकि हमने इस तरह लिखना था बच्चों, इसलिए ऊपर हमने उस पूरी क्वांटिटी को फाइव वन फाइव टू लिखा था। ठीक है, जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं टर्म्स को रीअरेंज करके कि k इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस फाइव टू डैश माइनस फाइव वन डैश। क्या बच्चों ये बात समझ आ गई? तो बच्चों मतलब क्या कंसेप्ट हमने समझना है कि एक बात बच्चों आप देखो ध्यान से कि हमने जो दोनों वेव्स की इक्वेशंस लिखी हैं वहां पे हमने दोनों वेव्स का k और ओमेगा
सेम माना है। ठीक है, क्यों माना है उसको अभी हम थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन कर देंगे। 1 मिनट के लिए मान लो कि हाँ ऐसा करना होता है। तो हमें यहां से बच्चों ये समझ आ रहा है कि भाई अगर हम दो वेव्स लें जिनका के और ओमेगा सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम है, तो भाई अगर वो किसी एक पॉइंट पे कंबाइन करेंगी तो वहां पर उन दोनों वेव्स के कॉम्बिनेशन से एक नई वेव बन जाएगी जिसका के और ओमेगा तो वही रहता है। ये बात आप ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चों, y1 y2 और y तीनों का ओमेगा और के तो सेम ही रहा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। जो चेंज आया है वो किस में आया है, एम्पलीट्यूड में, राइट। एंड हम एम्पलीट्यूड वाले एक्सप्रेशन से बच्चों ये देख सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड आएगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों। ये बच्चों φ1 डैश φ2 डैश क्या होते हैं, याद करो इनको हमने क्या बोला था। इनको इनिशियल फेज कहते हैं, है ना। तो तो जो एम्पलीट्यूड है बच्चों, जो नया एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड करता है डेल्टा फाई पे। और डेल्टा फाई किस पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली, डेल्टा फाई एक तो डिपेंड कर रहा है उनके इनिशियल फेज डिफरेंस पे, और दूसरा वो डिपेंड कर रहा है के डेल्टा एक्स पे। मतलब मतलब जो के टाइम्स उनका पाथ डिफरेंस हो गया। क्या ये बात समझ आई बच्चों। तो बच्चों आगे का हमारा जो जितना पार्ट है अगले 1-2 लेक्चर्स का, उसमें क्या होगा कि हमें बार बार यही फॉर्मूला अप्लाई करना है ए वाला। सिर्फ हम सिचुएशंस ऐसी अलग अलग बनाएंगे जहां पे कहीं पे तो ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा के डेल्टा एक्स प्लस φ2 डैश माइनस φ1 डैश, या कई केसेस में क्या होगा φ1 डैश φ2 डैश नहीं होंगे तो सिर्फ के डेल्टा एक्स से हम निकाल देंगे, या किसी केस में मान लो डेल्टा एक्स नहीं है सिर्फ ये वाली टर्म है, मतलब बेसिकली बस ये टर्म डेल्टा फाई टर्म निकालनी हुआ करेगी हमें डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, और उसके हिसाब से हम नया एम्पलीट्यूड निकाल देंगे। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों। वैसे मतलब जो फॉर्म ज्यादा बेटर है ना बच्चों याद रखने वाली, वो ऊपर वाली ही है, ये φ2 माइनस φ1 वाली ही याद रखो। क्योंकि क्या होता है जो नीचे वाली फॉर्म है ना, उसमें जब के डेल्टा एक्स लिखते हैं तो कई बार गलती लग जाती है कि उसको x2 माइनस x1 लिखना है या x1 माइनस x2। ठीक है, बाकी बच्चों आप एक बात और ये भी समझ रहे हो, देखो ध्यान से कि लेटस से φ1 डैश φ2 डैश 0 है, ठीक है, जो कि 80% ऑफ द केसेस में आपके होगा। अगर φ1 डैश φ2 डैश 0 है फिर तो आपकी जो टर्म बचेगी वो के डेल्टा एक्स ही बचेगी। अब अगर के डेल्टा एक्स है तो उसमें तो फर्क ही नहीं पड़ रहा ना कि आपने x2 माइनस x1 लिखा या x1 माइनस x2 लिखा, क्योंकि वो तो कॉस के अंदर ही जा रहा है, तो कॉस तो नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ, इट डजेंट मैटर। राइट बच्चे। तो जैसे बच्चों हमने ऊपर कहा था कि हमने यहाँ पे अजम्पशन क्या ली हुई है कि दोनों वेव्स का सेम के है और सेम ओमेगा है। ठीक है, ऐसे सोर्सेस को बच्चों जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ होती है, ठीक है, उनको हम कहते हैं एज कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, तो ये वजह उसी चीज को हमने बस लिखा है कि भाई अगर दो वेव्स हैं सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। राइट, तो ये नोट कर लो। और वो कैसे डिफरेंट हो सकता है वो हमने ऊपर सारा लिख दिया मैथमेटिकली।
ओके, तो अच्छा एक बार समझते हैं कि ये इससे फर्क क्या पड़ेगा, मतलब ये हमने क्यों सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ लिखी। तो बच्चों क्या होगा, आप ऊपर देखो भाई, जब φ2 माइनस φ1 निकाल रहे होंगे हम, अब 1 मिनट के लिए मान लो कि ऊपर ω1 ω2 अलग अलग है। अगर बच्चों ω1 ω2 अलग अलग होंगे, तो बच्चों क्या ऐसा होगा कि जब आप φ2 माइनस φ1 निकालोगे या फिर डेल्टा फाई निकालोगे, तो उसमें टी की टर्म भी आ जाएगी। फिर तो ऐसी टर्म आएगी ना, एक ω2t माइनस ω1t टाइप्स। इसका मतलब क्या होगा कि जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं होगा, राइट। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह लें कि जो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं उनमें फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों होगा क्या कि अगर हमारे सोर्सेस कोहेरेंट नहीं होंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो चेंज करता रहेगा। ठीक है, अब अगर वो फेज डिफरेंस चेंज करता जाएगा तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो एम्पलीट्यूड भी इन इटसेल्फ चेंज करता जाएगा। ठीक है, अब उसका हमारे को क्या इफेक्ट पड़ता है कि अगर एम्पलीट्यूड चेंज करी जाएगा। सोचो बच्चों क्या हो। तो अगर बच्चों ये एम्पलीट्यूड बार बार चेंज करता रहेगा तो ये होगा कि ना फिर हमारे को कुछ क्लियर कट दिखेगा ही नहीं, मतलब हम कुछ ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। ठीक है, अगर तो कुछ फिक्स एम्पलीट्यूड ही होता है उसको तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई हाँ वो कम हो गया या ज्यादा हो गया। अगर वो बार बार हर इंस्टेंट पे चेंज ही करी जा रहा है, ठीक है, तो हमारे को कुछ पता नहीं चलता। ये बात समझ रहे हो बच्चों। मतलब इट इज लाइक, ये बच्चों मैंने आपको क्लास 11th में भी एग्जांपल दिया था मेरे ख्याल, कि जैसे मान लो आप सारे क्लास में कुछ बोल रहे हो मेरे को, ठीक है ना, तो अगर तो आप सारे कुछ अलग अलग बोल रहे हो तो मुझे क्या सुनाई देगा, नॉइज सुनाई देगी, है ना, कुछ नहीं मैं समझ पाऊंगा। बट अगर आप सारे सेम बात इकट्ठे बोलोगे तो क्या होता है, मुझे वो बात जोर से सुनाई देती है ना। तो मिक्स तो आपकी साउंड्स पहले भी हुई थी, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि फिर साउंड्स मिक्स नहीं होती, बट उस केस में मिक्स होके कुछ उससे प्रॉपर निकल के नहीं आ रहा था जो हमें समझ आए। तो यहां पर भी ऐसा होगा कि अगर बार बार एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा होगा तो हाँ, मतलब चेंज तो हो रहा है एम्पलीट्यूड, लेकिन तब वो जो चेंज है हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम उसको फील नहीं कर सकते।
तो हमारी ऑब्जर्व करने के लिए ये जरूरी है कि जो एम्पलीट्यूड हो वो कांस्टेंट ही। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो ये इंपॉर्टेंस होती है, तो ये लिख लो कि जो इंटरफेरेंस है वो हम सिर्फ कोहेरेंट सोर्सेस के साथ ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके okay. तो बच्चों जो हमने अभी चैप्टर पढ़ा था ईएम वेव्स, उससे याद करो कि जैसे अगर हम ईएम वेव्स की ही इंटरफेरेंस की बात कर रहे होंगे, तो उसमें जनरली ये जो क्वांटिटी ए होगी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, मतलब वो फिजिकली क्या होगी, किस चीज का एम्पलीट्यूड होगी वो और ईएम वेव्स? मतलब ईएम वेव्स को बच्चों हम किसकी टर्म्स में रिप्रेजेंट करते थे? बोलो भाई। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड होती थी ना, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या बी इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स, ऐसे लिखते थे ना हम। भूल गए क्या? ओके okay. और वहां पे बच्चों हमने एक टर्म पढ़ी थी इंटेंसिटी। वो इंटेंसिटी जो होती थी बच्चों, वो कैसे डिपेंड करती थी, वो कैसे किसके प्रोपोर्शनल होती थी? वो ई स्क्वायर या बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती थी, याद है? तो हम जनरलाइज करके यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना कि जो इंटेंसिटी होगी वो ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। वो ए चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, होगी तो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो हम जो ऊपर वाला फॉर्मूला है जो अभी एम्पलीट्यूड की टर्म्स में था बच्चों, उसको हम इंटेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट? जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो कट जाएगा दोनों तरफ से। तो बच्चों मुझे यहां से बताओ इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इस फॉर्मूला से, इंटेंसिटी या फिर एम्पलीट्यूड की? क्लियरली जब कॉस डेल्टा फाई 1 हो जाएगा, है ना? तो आप देख सकते हो कि वो क्या बन गया, रूट आई वन प्लस रूट आई टू होल स्क्वायर बन गया। और मिनिमम के लिए क्या बन जाएगा, -1। तो वो रूट आई वन माइनस रूट आई टू होल स्क्वायर बन जाएगा।
क्लियर बच्चों? तो जो ऊपर वाला केस है, जब बढ़ जाती है इंटेंसिटी, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और नीचे वाले को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है जी। तो बच्चों जैसे हम बात कर रहे थे कि जो इनकोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, उसमें क्या होगा, डेल्टा फाई टाइम के साथ चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये वैसे क्लास लाइन लिख लो। तो अगर ये डेल्टा फाई बच्चों टाइम के साथ चेंज करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब हमें कुछ कांस्टेंट इंटेंसिटी तो दिख नहीं रही, फिर हम उसकी एवरेज लेंगे। अगर हम उसकी एवरेज लेंगे, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि आई एवरेज इज इक्वल टू I1 I2 तो कांस्टेंट्स ही हैं, तो कॉस डेल्टा फाई का एवरेज क्या होगा बच्चों? जीरो, है ना? तो इनकोहेरेंट सोर्सेज में जो हमें इंटेंसिटी नजर आती है वो सिंपली I1 प्लस I2 आती है। एंड सिमिलरली जो एम्पलीट्यूड होगा वो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो जब तक सोर्सेस कोहेरेंट होंगे तब तो हमारे को ज्यादा एफर्ट करना पड़ा करेगा, क्योंकि हमें डेल्टा फाई निकालना पड़ेगा और उसको ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा। इनकोहेरेंट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या ज्योमेट्री है क्या है, तब तो सीधा सीधा ही बस जो इंटेंसिटी होगी वो I1 प्लस I2 ही होगी। क्लियर बच्चों? चलो, दैट्स इट बच्चों। बच्चों नेक्स्ट टाइम तक आपने ये 01 का ए पार्ट कंप्लीट करना है कल तक, ठीक है? और एक हम कल बच्चों वो भी, हाँ 3 वाली भी डिस्कशन करनी है हमने, जो हमने डिसाइड किया था, राइट? चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।